स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने असहयोग आंदोलन की भूमिका पढ़ी, जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में घुस करके हजारों लोगों की निर्मम हत्या कर दी और 100 साल बाद इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने माफी भी मांगी। 2019 यानी 1919 में घटना हुई और 2019 में इसके लिए माफी मांगी गई। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में। जलियांवाला बाग तो हो गया, कृषकों रोलेट एक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा और अब पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में कि किस तरह से असहयोग आंदोलन जारी किया गांधी जी ने और कैसे देश से पूरे देश में आह्वान किया उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए, क्या उनके भाषण थे, कितनी सफलता मिली और क्यों इस असहयोग आंदोलन को पूर्णतः बंद किया गया। तो वीडियो को देखने से पहले फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिए और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। 1 अगस्त 1920 को आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन के उद्देश्य व कार्यक्रम रचनात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के थे। देखिए 1 अगस्त 1920 डेट याद रखिएगा। आंदोलन के रचनात्मक कार्य में सम्मिलित था, क्या क्या सम्मिलित था इसमें, तो 1 करोड़ रुपए के तिलक फंड की स्थापना, 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग, बेरोजगारों व अर्ध बेरोजगारों में 20 लाख चरखों का वितरण, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा न्याय के लिए लोक अदालतों का गठन। आंदोलन के नकारात्मक उद्देश्य में सम्मिलित कार्य कौन कौन से थे, तो वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार, सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, केंद्रीय धारा सभा तथा प्रांतीय परिषदों के चुनाव का बहिष्कार, सरकारी संबंध, पदवी एवं समारोह का बहिष्कार तथा विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार। और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाया गया। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह असत्य को सत्य से, न हिंसा को अहिंसा से जीतने का नैतिक शस्त्र है। किंतु अहिंसात्मक संघर्ष की बात करते समय गांधी जी मात्र नैतिकता से ही प्रेरित नहीं थे, इस नीति का एक व्यवहारिक पक्ष भी था। इस व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत की जनता के अधिकांश के पास हथियार ही नहीं है और जिनके पास हथियार है उनमें से अधिकांश से उसका इस्तेमाल करने का साहस ही नहीं है। इन स्थितियों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अहिंसक संघर्ष ही चलाया जा सकता था, जैसा कि अहिंसावादी गांधी जी पहले से ही थे। यह अहिंसक संघर्ष शांतिपूर्ण और वैधानिक उपायों से स्वराज प्राप्त करने के लिए हो रहा था। स्वराज प्राप्ति की संभावना के संबंध में गांधी जी इतने आशान्वित थे कि उन्होंने घोषणा की थी कि यदि मेरी योजना को पूरा समर्थन मिला तो आपको 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष में स्वराज यानी अपना राज, आज़ादी, 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी अगर आपने हमारा साथ दिया, हमारा समर्थन किया पूरी तरह से। तो इस समर्थन के बल पर ही सितंबर 1921 में उन्होंने दोहराया था कि यह वर्ष खत्म होने के पहले तक स्वराज प्राप्त करने के लिए संबंध में मैं इस हद तक निश्चिंत हो गई, यदि स्वराज नहीं मिला तो 31 दिसंबर के बाद मैं जीवित रहने की कल्पना ही नहीं कर सकता। इतना अटूट विश्वास था गांधी जी को कि हाँ 1 वर्ष में हमें स्वराज मिल जाएगा, नहीं तो मैं 31 दिसंबर तक जीवित ही नहीं रहूँगा मैं। लेकिन इस स्वराज का अर्थ क्या था, इस प्रश्न के उत्तर में अस्पष्टता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। अपनी आत्मकथा में स्थिति का विवेचन करते हुए नेहरू ने लिखा कि यह बात जाहिर थी कि हमारे अधिकांश नेताओं की निगाह में स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता से कोई काफ़ी छोटी चीज़ थी। दिलचस्प बात यह कि गांधी जी खुद भी इस प्रश्न पर साफ नहीं थे। जैसा कि सुमित सरकार लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन के इतिहास को 4 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। उनके सब प्रथम चरण जनवरी 1921 से मार्च 1931 तक था। इस चरण में मुख्य जोर शिक्षा संस्थाओं व सरकारी अदालतों के बहिष्कार पर रहा। इसके साथ ही चरखा कार्यक्रम को भी लोकप्रिय बनाया गया। यह चरण आरंभ तो धूमधाम के साथ हुआ किंतु जोश में शीघ्र ही कमी आने लगी। इस चरण का मूलतः बुद्धिजीवियों पर केंद्रित आंदोलन था। दूसरा चरण एक प्रकार से तैयारी का चरण था। इसमें मुख्य जोर फंड एकत्र करने तथा वॉलंटियर भर्ती करने पर रहा। इस तैयारी के उपरांत जुलाई से आरंभ होने वाले तीसरे चरण में संघर्ष को तीव्र किया गया। विदेशी माल का बहिष्कार, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, हजारों की संख्या में जेल जाने का गांधी जी का आह्वान आंदोलन की बढ़ती तीव्रता तथा व्यापक होते जनाधार दोनों का ही सूचक था। इससे आंदोलन के चरित्र में परिवर्तन हो रहा था। स्वयं रीडिंग ने स्वीकार किया था कि बुद्धिजीवियों का आह्वान करने के स्थान पर गांधी जी द्वारा अज्ञानी जन सामान्य का आह्वान किए जाने से स्थिति बदल गई है। नवंबर 1921 से फरवरी 1922 तक का समय आंदोलन के अंतिम चरण का समय था। इस दौर में जनाक्रोश अपनी चरण सीमा पर था।
अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा गया था तथा सविनय अवज्ञा आरंभ करने के लिए नीचे से दबाव बढ़ने लगा था। गुंटूर की जनता ने तो अपनी फसल पर कर न देने का आंदोलन भी शुरू कर दिया। इस दबाव के चलते गांधी जी ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में बारदोली में लगानबंदी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पूर्व ही 5 फरवरी को पुलिस के उकसावे से क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगाकर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह चौरी चौरा नामक जगह पर हुई थी। और इस घटना से गांधी जी को अत्यंत वेदना हुई तथा उन्होंने संपूर्ण आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के इस तरह एकाएक स्थगित किए जाने से तीखी प्रक्रिया हुई। सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में कि जिस समय जनता में जोश उमड़ रहा था, ठीक उसी वक्त पीछे हटने का आदेश देना संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक महान दुर्घटना थी। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, CR दास सभी ने आंदोलन की वापसी का विरोध किया। केवल जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में गांधी जी का बचाव यह कहकर करने की कोशिश की थी कि ऊपर से आंदोलन मजबूत तो दिखाई देता था, लगता था कि इस आंदोलन को लेकर लोगों में काफ़ी जोश है, लेकिन यह अंदर से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू की यह सफाई बहुत लचर थी। आंदोलन की क्षमता तथा असर का अनुमान वायसराय के 9 फरवरी के उस तार से किया जा सकता है कि जिसमें स्वीकार किया गया कि स्थिति काफ़ी खतरनाक है तथा सरकार इस बात को बिल्कुल छिपाना नहीं चाहती कि देश की मौजूदा हालात से काफ़ी चिंतित है। यदि घोषित लक्ष्यों के आधार पर असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन किया जाए तो यह आंदोलन एक निष्फल आंदोलन रहा। इस आंदोलन ने न तो खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान करने में सफलता प्राप्त की, न इस आंदोलन से पंजाब के अन्याय का प्रतिकार हुआ तथा स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति भी न उसकी। आंदोलन का बहिष्कार कार्यक्रम भी आंशिक सफलता मात्र था। आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की कटु आलोचना हुई। इन सारी आलोचनाओं के बावजूद असहयोग आंदोलन का भारत के मुक्ति संघर्ष में एक विशिष्ट स्थान है। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में निडरता, आत्मविश्वास और देशभक्ति का जोश पैदा किया। विश्व इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि नैतिक आदर्शों एवं अहिंसात्मक तरीकों को अपनाकर एक राष्ट्र ने अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ी। हिंसा की जो छिटपुट घटनाएं हुई वह अपवाद थी, सामान्य नियम के रूप में नहीं थी। फिर यह पहला संघर्ष था जिसने भारतीय संघर्ष के चरित्र में बुनियादी परिवर्तन ला दिया। अभी तक के संघर्ष भारतीय जनता के लिए संघर्ष थे। असहयोग आंदोलन भारतीय जनता का ही संघर्ष था। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बदलना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। असहयोग आंदोलन का महत्व उस अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी है जो 1857 के बाद पहली बार इस संघर्ष में देखने को मिला था, जिसका इसके बाद के इतिहास में अभाव रहा। अंत में असहयोग आंदोलन ने जो प्राप्त किया उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह संभावनाएं हैं जो प्राप्त हो सकी थी किंतु नहीं हो सकी। इनकी ओर इशारा करते हुए बम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायर ने कहा, उन्होंने हमें डरा दिया था, उनके कार्यक्रम ने हमारी जेलें भर दी थी। आप जानते हैं कि आप लोगों को हमेशा गिरफ्तार करके नहीं रख सकते जब तक उनकी संख्या 31 करोड़ 90 लाख हो, और अगर उन्होंने उसका दूसरा कदम उठाया तथा टैक्स देने से इनकार कर दिया तो ईश्वर जाने तब हम कहाँ होते। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि चैनल पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।